जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हेलो शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम लोग पॉलिटी में भारतीय राज्य व्यवस्था भाग 1 और भाग 2 का अध्ययन कर चुके हैं। इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग भाग 3 की तरफ आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग अध्ययन करेंगे भाग 3। दोस्तों, भाग 1 और भाग 2 की सीरीज को काफ़ी आप लोगों ने पसंद किया तथा काफ़ी विद्यार्थियों ने हमें यह कॉमेंट करके या मैसेज के माध्यम से, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से अवगत कराया है कि यह जो सीरीज चल रही है उनकी परीक्षा के लिए काफ़ी कारगर है, काफ़ी जो है महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अभी तक अगर आपने भाग 1 और 2 की जो वीडियोस है या जो क्लासेस आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है या इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन लिंक में पड़ी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। आज हम लोग अध्ययन करेंगे भाग 3 में मूल अधिकार, फंडामेंटल्स राइट। जो है एग्जाम्स में बार बार इससे संबंधित प्रश्न पूछता है, काफ़ी घुमा फिरा करके भी प्रश्न पूछा जाता है कि फंडामेंटल राइट क्या है, या उनसे संबंधित कुछ अनुच्छेद के बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है, जिनके बारे में हम आपको बताएंगे। पॉलिटी आपने लक्ष्मीकांत से पढ़ा हो या किसी और बुक से पढ़ा हो या आपने अपनी एकेडमिक बुक से पढ़ा हो या स्कूल में पढ़ा हो, यहाँ पर पॉलिटी को हम आपको बहुत पढ़ाने या बहुत ही उसमें आपको बिजी करने नहीं आए हैं। दोस्तों, हम पॉलिटी को बहुत ईजी वे में, जो हमारी बोलचाल की भाषा है, आसान भाषा है, एकदम सरलतम रूप में आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, ताकि आप कंपटीशन, ये केवल कंपटीशन एग्जाम बेस्ड आप इसको जो है याद कर पाएँ, समझ पाएँ, और जो ऑप्शंस हैं या फिर जो भी कंपटीशन में आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं उनको आप टैकल कर पाएँ, हैंडल कर पाएँ। और आपको कुछ एनिमेशंस, कुछ ग्राफिक्स, कुछ ऐसी चीज़ें हमने डालने का प्रयास किया है जिससे कि आपको आसानी से याद हो। वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो अगर आप क्लास ले रहे हैं तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप पूरा वीडियो अंत तक देखें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। आपको इसमें लगेगा कि हमने जो है बहुत कुछ इन अनुच्छेदों के बारे में कई बार पढ़ा था, लेकिन इस बार जो हमें मिला है वो हमें याद रहेगा या सरल भाषा में। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम प्रारंभ करते हैं अपनी कक्षा। इस कक्षा में हम क्या क्या कवर करेंगे? पहले तो मूल अधिकारों को हम समझेंगे, इनके बारे में पूरा विस्तृत अध्ययन। हम मूल अधिकार क्या है, कहाँ से लिए गए हैं, कैसे, ये क्या है, इनकी प्रकृति क्या है, इनका नेचर, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम कुछ अनुच्छेद के बारे में, जो है आर्टिकल नंबर जो है 12 से लेकर 18 तक का जो हमने यहाँ पर आपको दे रखा है थंबनेल में, कोई फेक थंबनेल नहीं, कोई फेक प्रॉमिस नहीं, जो भी हम आपको दिखाएंगे या जो भी हम आपको बताएंगे वह आपको क्लास में मिलेगा। क्लासेस रेगुलर आएगी, क्योंकि दोस्तों मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूँ, जॉब करता हूँ, जैसा कि आपको मैं कई बार बता चुका हूँ। तो वीडियोस लाने में थोड़ा एक दिन या घंटे भर कुछ डिले हो सकता है, लेकिन वीडियोस रेगुलर आती रहेंगी आपको इस तरह से जो है। चलिए, तो जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, वीडियो को अधिक से अधिक जरूरतमंद बच्चों के साथ शेयर करिए, विद्यार्थियों के साथ, और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दीजिए। तो चलिए चलते हैं, हम क्लास को शुरू करते हैं। मूल अधिकार के बारे में समझते हैं कि फंडामेंटल राइट्स पहले होते क्या हैं। मूल अधिकार, जिन्हें आप इंग्लिश में जो है पढ़ते होंगे तो इसको जो है फंडामेंटल राइट भी कहते हैं, मूल अधिकार। इसके बारे में हम समझते हैं कि मूल अधिकार जो है वे अधिकार जो लोगों के जीवन के लिए आवश्यक हैं, उन्हें मूल अधिकार। एक बहुत ही सरल परिभाषा रखने का कोशिश हमने किया है कि लोगों के जीवन के लिए जो आवश्यक है उन्हें मूल अधिकार कहते हैं, जो हमारे लिए अति आवश्यक हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट कहते हैं। प्रत्येक देश अपने लिखित अथवा अलिखित संविधान में नागरिकों को मूल अधिकार देता है। जितने भी कंट्रीज हैं वो अपने लिखित, किन्हीं देशों का लिखित संविधान है, किन्हीं देशों का अलिखित यानी मौखिक संविधान, या फिर कह लीजिए कि वहाँ पर कुछ एक पेपर्स टाइप का या व्यवस्थित संविधान नहीं है। ऐसा भी कई देशों में संविधान है जो है। तो सारे देश जो है अपने सिटीजन्स को, अपने नागरिकों को कुछ फंडामेंटल राइट देते हैं, मूल अधिकार। जो भी अधिकार देते हैं उनको ला के विरुद्ध जो है, या फिर जो विधि बने उनके विरुद्ध जो है, या फिर अपने जो है जीवन के लिए जो है, तो इस तरह के अधिकार उन्हें मिलते हैं। तो आइए हम इसको समझते हैं विस्तार से। हमें उम्मीद है कि परिभाषा आपको समझ में आई होगी कि मूल अधिकार किसे कहते हैं। वे अधिकार जो लोगों के जीवन के लिए अति आवश्यक हैं उन्हें मूल अधिकार कहते हैं। यहाँ थोड़ा सा अति आवश्यक शब्द आप ध्यान देंगे, ये कथन निष्कर्ष या परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, इससे प्रश्न बनता है। क्योंकि अब ट्रेंड आ गया है, पहले कुछ स्टैटिकल प्रश्न बनते थे, सीधा अनुच्छेद पूछ लिए जाते थे, या फिर उनकी कह लीजिए कि किस भाग में है, मूल अधिकार किस भाग में है, या फिर किस अनुच्छेद में क्या है, इस तरह के। लेकिन अब एक इलाबोरेटेड फॉर्म में कथन निष्कर्ष के माध्यम से, या फिर कुछ कह लीजिए कि परिभाषा के माध्यम से, या फिर एक अनुच्छेद दे करके इस तरह से पूछने का प्रयास एग्जामिनर आपसे कर रहा है। तो वहाँ पर आपको डिफिनेशन और डिफिनेशन के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी होना बहुत जरूरी बन जाती है। तो चलिए, मूल अधिकार की परिभाषा के बाद हम लोग बढ़ते हैं, इसके स्रोत क्या है, यह किस देश से लिया गया है, कैसा है यह मूल अधिकार, इसके स्रोत क्या है।
तो स्रोत में आप जब देखेंगे तो इसका जो है प्रथम स्रोत आपको समझ में आएगा, जो मूल अधिकार की संकल्पना है यूएसए से ली गई है, अमेरिका से जो है मूल अधिकार के बारे में आप समझेंगे कि अमेरिका से ली गई है। स्रोत जो हमारे संविधान निर्माताओं के दिमाग में है, जो बात आती है, ये जो है यूएसए के संविधान से प्रेरित है। इसके बाद एक चीज़ इसमें और समझेंगे कि मूल अधिकार नैसर्गिक अधिकार, इन्हें मूल अधिकार को हम नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं। जो है मूल अधिकार जो होते हैं यह नैसर्गिक अधिकार है। अब आप कहेंगे कि नैसर्गिक अधिकार क्या है, तो नैसर्गिक अधिकार में आप ये समझेंगे कि क्योंकि ये जन्म के बाद मिलता है, ये जो है जन्म के बाद मिलता है हमें, हम जब जो हमारा जन्म होता है तो जिस कंट्री में हमारा जन्म होता है उसे वहाँ का अधिकार हमारा मूल अधिकार बन जाता है, क्योंकि जन्म से तो मिलता नहीं है। जैसे हमारी जाति है या फिर हमारा धर्म है या फिर हमारा वंश है, यह हमारा जो है जन्म के साथ मिलता है, लेकिन जो है मूल अधिकार जन्म के बाद मिलता है, जिस कारण इसे जो है नैसर्गिक अधिकार कहते हैं। इसको आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, कभी कभी कथन निष्कर्ष में ऐसे प्रश्न, यह ऐसी क्लास है दोस्तों जो आपके एग्जाम में प्रश्नों को बनाने वाली क्लास है। प्रश्नों को आप समझ पाएं, अगर याद नहीं आ रहा है तो इन परिभाषाओं को या फिर इन एक जो तथ्यों को समझ करके आप उसे हैंडल कर पाए। मूल अधिकारों को सस्पेंड यानी निलंबन कौन कर सकता है, कौन आपके मूल अधिकारों को, समझ लीजिए कि एक आसान भाषा में कि कौन आपके मूल अधिकारों को छीन सकता है। भाई मूल अधिकारों को छीना भी तो जा सकता है, कौन आपके मूल अधिकारों को खत्म कर सकता है कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं जो है, तो वह पावर जो है हमारे भारत के राष्ट्रपति महोदय को दी गई है। राष्ट्रपति महोदय कब कब खत्म कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग आगे चल के अध्ययन करेंगे। फिलहाल आप यहाँ पर इतना जान लें एक हाईलाइटेड फॉर्म में कि राष्ट्रपति महोदय मूल अधिकारों को जो है कि आपने सुना होगा राष्ट्रीय आपात जो आता है, राष्ट्रीय आपात के समय खत्म कर सकते हैं। कोई भी आपातकाल की स्थिति है जहाँ पर देश की आन बान शान की बात है, राष्ट्रीय आपात हो गया या फिर कोई ऐसा विद्रोह जिसमें आपको राष्ट्रपति महोदय को लग रहा है कि यहाँ पर हमें मूल अधिकारों को खत्म करना चाहिए या फिर सस्पेंड करना चाहिए, तो सस्पेंड कर सकते हैं। सेना वगैरह में भी बहुत से ऐसे अधिकारी हैं या फिर बहुत से ऐसे पद हैं सेना के, आप देखते हैं सेना के पद हो गए चाहे पुलिस के पद हो गए, इनके कुछ मूल अधिकार खत्म कर दिए जाते हैं। खत्म करने का ये मतलब है कि जो है राष्ट्रपति या जो वहाँ के गवर्नर है या फिर जो सरकार है वह इन्हें उस तरह से मूल अधिकार नहीं देती जिस तरह के वहाँ के आम नागरिक को है, जैसा कि आप जानते भी हैं। तो इस तरह से मूल अधिकारों पर राष्ट्रपति का अधिकार एक तरह से पूरी तरह से इन्हें हटाने लगाने का रहता है, लेकिन कुछ अधिकार ऐसे जिन्हें कोई नहीं समाप्त कर सकता है, जिनके बारे में आर्टिकल 21 या फिर आर्टिकल 22 इस तरह से जो है 22 या 20 इनके बारे में हम आपको बताएंगे कि इनको इस तरह से बहुत सारे ऐसे आर्टिकल हैं जिन्हें कोई ख़त्म नहीं कर सकता। इनके रक्षक के बारे में होती है कि कौन इनकी जो है मूल अधिकारों की रक्षा करता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है न्यायालय जो होते हैं वह मूल अधिकारों की रक्षा करते हैं। कैसे करते हैं उसको भी हम समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मूल अधिकारों के रक्षक किस प्रकार से हैं, इसको जानेंगे। तो इसमें हम इसको आपको बताएंगे किस तरह से जो है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल जो है 32 जो है में आर्टिकल 32 के तहत आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों के प्रति रिट जारी, 5 प्रकार की रिटों के बारे में वो भी हम आपको अध्ययन कराएंगे, रिट जारी कर सकती है जो है, इसको भी आप समझेंगे। प्रवर्तनीय है, मूल अधिकार जो है वाद योग्य हैं, क्या इन पर वाद लाया जा सकता है, क्या इन पर न्यायालय में जो है वाद विवाद किया जा सकता है, तो जी हाँ बिल्कुल मूल अधिकारों पर जो है न्यायालय में वाद किया जा सकता है, न्यायालय में जो है ये चैलेंज किए जा सकते हैं, या फिर इन पे अगर आपका हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था। आर्टिकल जो है 32 और आर्टिकल 226 के तहत जो है हाई कोर्ट को अधिकार है, तो इसमें भी आप समझेंगे। आर्टिकल 226 जो है उच्च न्यायालय और आर्टिकल 32 जो है सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है। तो दोस्तों मूल अधिकारों के बारे में आपने समझा, इन्हें मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि मूल अधिकारों को एक मैग्ना कार्टा शब्द होता है जो है, ये भी मूल अधिकारों के बारे में कभी कभी जो है चर्चा में होता है कि मैग्ना कार्टा का शाब्दिक अर्थ अगर आप समझेंगे तो मैग्ना कार्टा का शाब्दिक अर्थ होता है अधिकार पत्र। मैग्ना कार्टा मतलब अधिकार पत्र। तो चलिए हम परिभाषा जान लिए, स्रोत जान लिए कि कहाँ से लिया गया है, यूएसए से। निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है, रक्षक सुप्रीम कोर्ट है, हाँ न्यायालय में वाद योग है, बिल्कुल है। इन चारों पॉइंट को आप इस तरह से ध्यान देंगे या फिर अपने कॉपी में नोट करने का प्रयास करेंगे कि यह परीक्षा के प्रश्नों के पॉइंट है। ऑप्शंस बनते हैं इनसे, कथन निष्कर्ष बनते हैं इनसे, क्या मूल अधिकार
वाद योग हैं, या इनका रक्षक सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जिला न्यायालय है, निलंबन इनका नहीं किया जा सकता, किया जा सकता, इस तरह की चीज़ें प्रश्न बनते हैं घुमा फिरा कर, इनको आप ध्यान देंगे। इसके बाद हम आते हैं मूल अधिकारों के प्रकार। जब मूल अधिकारों के प्रकार पर चर्चा करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको क्लास अभी तक समझ में आ रही है, हमारी भाषा जो लैंग्वेज है वे या प्रेजेंटेशन आपको लग रहा है कि एग्जाम में कारगर है या फिर यह आपके लिए लाभदायक है, तो वीडियो को शेयर भी करें तथा अपने दोस्तों को बताएं कि किस प्रकार से जो है पॉलिटी आसान भाषा में भी समझी जा सकती है। मूल अधिकार जो है मूल रूप से 7 प्रकार के होते हैं। मूल रूप से जो है 7 प्रकार के हैं। कौन कौन है इनको जरा से समझते हैं। जो है हमने यहाँ लगा रखा है स्लाइड में, आप देखिए। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28, इस तरह से जो है संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार 29 से 30, संपत्ति का अधिकार, इसको थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, इससे प्रश्न बार बार बनता है। आर्टिकल 31 से जो है को संपत्ति का अधिकार में पहले था, किंतु इसके बारे में जब आपको देखेंगे आप कि एक संविधान संशोधन होता है, 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, जिसमें संपत्ति के अधिकार को भाग जो है 12 के अनुच्छेद 300 के क में रख दिया गया। इसको समझने का प्रयास करेंगे। संपत्ति के अधिकार को, यानी संपत्ति का अधिकार अब आपका मूल अधिकार नहीं रह गया, बल्कि पूछता भी है कि संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो यह आपका कानूनी अधिकार हो गया है, विधिक अधिकार हो गया है। आपकी संपत्ति सरकार आवश्यकता अनुसार अपने सरकारी प्रयोजन में ले सकती है। क्योंकि इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी दोस्तों कि जो सरकारी काम है, जैसे रेलवे ट्रैक बिछाना है या फिर रोड लाना है या फिर कोई भी इस तरह के जो सरकारी काम जो है सरकार को जब करने पड़ते थे, तो सरकारी काम के लिए जब ज़मीनें तो सरकार के पास पूरी ज़मीनें तो है नहीं, ज़मीनें तो पब्लिक के पास है। तो जब अब मान के चलिए कि कोई व्यक्ति ए है, इस व्यक्ति का यहाँ पर खेत है और यहाँ से इस तरह से रेलवे लाइन जा रही है, तो रेलवे लाइन यहाँ से ऐसे जा रही है, बीच में इनका खेत पड़ गया, तो ये भाई साहब कहेंगे नहीं ये तो हमारे दादाजी का खेत है, हमारे दादाजी इस खेत को हमें उपहार में दे के गए हैं, हम आपको ये कदापि नहीं देंगे। सरकार कहेगी कि नहीं आप हमें खेत दे दीजिए, हम आपका को मुआवजा दे रहे हैं, तो ये कहेंगे बिल्कुल नहीं, आप जबरदस्ती करेंगे तो यह अनुच्छेद जो है संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में हमारा मूल अधिकार है, हम तुरंत सुप्रीम कोर्ट में जा करके आर्टिकल 32 के तहत या फिर हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत रिट या चीज़ें हम करने लगेंगे। तो सरकार को बड़ी समस्या हुई, सरकारी योजनाएं रोकने लगी। सरकार को अब यहाँ से रेलवे लाइन को ये ऐसे मोड़ रही, पता चले यहाँ भी किसी का खेत है, कह रहे हैं हमारे बड़े पिताजी दे के गए हैं हमको, हम आपको भी नहीं देंगे, काम यहीं रुक गया, ठप हो गया। तो ऐसी स्थिति में किसी भी ज़मीन को या फिर जो संपत्ति है व्यक्तिगत पब्लिक की, उसको सरकार अधिग्रहित कर सके, उसका मुआवजा दे करके सरकारी प्रयोजन में ले सके, उसके लिए एक संविधान संशोधन लाया गया, 44वां संविधान संशोधन। इससे संबंध कई बार प्रश्न भी पूछा हुआ है, इसको आप ध्यान देंगे कि 1978 में यह लाया गया। ये संशोधन जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 में लाया जाता है, 1978 में। तो उसमें यह कहा गया कि संपत्ति का अधिकार अब आपका मूल अधिकार नहीं होगा, क्योंकि मूल अधिकार को सरकार छीन नहीं सकती है, राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है, तो वो भी उसके लिए विशेष कारण होने चाहिए। आपात की स्थिति, भैया खेत लेने में कौन सा आपात आ रहा है, बोले कि कोर्ट नहीं, बिल्कुल नहीं ले सकते। तो अब इसे जो है 300 के कम में रख दिया गया और कानूनी अधिकार बना दिया गया। बोला कि जिसका खेत चाहे जहाँ से चाहे मन करे हाईवे ले जाए, देखा होगा आपने, जहाँ से मन करे रेलवे ट्रैक ले जाए, इस तरह की चीज़ें, लोगों को पैसा दे के हाईवे का, उनका खेत तुरंत हाईवे में ले ले सरकार। तो यहाँ पर इसको आप समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों कि किस तरह से संपत्ति के अधिकार को या जो आपकी प्रॉपर्टी है उसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 12 के भाग 12 के 300 क में रखा गया और उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। और क्यों रखा गया, हमने उदाहरण के रूप में आपको बताया भी कि सरकार को किस प्रकार से प्रॉब्लम हो रही थी, किस तरह से सरकारी योजनाएं बाधित हो रही थी, उसके बारे में आपने देखा भी। इसके बाद सांविधिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32, इसके बारे में भी प्रश्न बार बार परीक्षा से पूछे गए हैं। इसमें कुछ पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। जो है 5 प्रकार के रिट सुप्रीम कोर्ट को जारी करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को 5 प्रकार की जो है रिट इसमें जो है कोर्ट न्यायालय जो है जारी कर सकती है। इसके बारे में हम आगे आपको पढ़ाएंगे। यहाँ पर केवल प्रकार समझिए कि कैसे बंदी, प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, इन तरह की जो है 5 प्रकार की रिटें जो है
जारी की जाती है अधिकार परीक्षा वगैरह की, वो हम आपको आगे पढ़ाएंगे। इसमें इसको जो है बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जिन्हें संविधान का जो है मसौदा समिति के अध्यक्ष, जिन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, तो उन्होंने इसे जो है संविधान की आत्मा कहा था। इन्होंने इसको अनुच्छेद 32 को, चूँकि उनका मूल अधिकारों से काफ़ी लगाव था, उन्होंने इसको संविधान की आत्मा की संज्ञा दिया है। इससे प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा अनुच्छेद, किस अनुच्छेद या किस भाग को, तो अनुच्छेद 32 को। कई बार परीक्षा में आपको प्रश्न ये मिला भी होगा। चलिए दोस्तों, हम कम समय में अधिक टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे। आपने मूल अधिकारों के प्रकार को समझ लिया। अब इन्हीं प्रकारों में आज जो हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास में, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी क्या है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं, हम लोग आगे समझते हैं इसके बारे में कि किस प्रकार से ये दिए गए हैं। समानता के अधिकार में आप देखते हैं कैसे जेंडर इक्वलिटी, एक तराजू है, तराजू पर इधर मेल है इधर फीमेल है, आप देख पा रहे होंगे। तो किस तरह से जो है एक न्यायालय में आप इस तरह का तराजू देखे होंगे, न्याय का तराजू, कि दोनों बराबर हैं, कोई इनमें भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी धर्मों की एक समान जो है रक्षा करनी है या फिर एक समान आदर भाव करना है। इन सब चीज़ों के बारे में, कितने प्रकार की फ्रीडम है या फिर स्वतंत्रता है या फिर समानता है, उनका अध्ययन हम लोग करेंगे। आइए देखते हैं। अनुच्छेद 12 को थोड़ा सा समझ लेना जरूरी होता है। अनुच्छेद 12 में कुछ खास नहीं है, इससे संबंधित बहुत तो प्रश्न नहीं आता है, लेकिन आप जान लीजिए क्योंकि हमारे एक क्रम में पढ़ रहा है, तो इसको आप समझ लीजिए कि इसमें मूल अधिकार में राज्य की परिभाषा, राज्य क्या होता है, किस प्रकार से मूल अधिकार है, इनके बारे में कुछ मूल अधिकार से संबंधित यानी भाग 3 से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में चर्चा की गई है। इसमें राज्य के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है कि राज्य जो है किसे कहा जाएगा, अनुच्छेद 12 में। बहुत विशेष यहाँ से कुछ नहीं। अनुच्छेद 13 आपके लिए एक विशेष टॉपिक बन जाता है कि अनुच्छेद 13 क्या है। अनुच्छेद 13 में आप समझने का प्रयास करेंगे, अल्पीकरण शब्द आता है। इससे संबंधित प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि अल्पीकरण किसे कहते हैं। मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है। अगर आपका मूल अधिकार दूसरे व्यक्ति के मूल अधिकार को, बहुत ही आराम से समझेंगे दोस्तों, प्रभावित करेगा तो उस पर रोक लगाया जा सकता है। मतलब कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि ये मेरा मूल अधिकार है, मैं घूमूंगा फिरूंगा, तेज आवाज में गाने सुनूंगा, या फिर मुझे स्वतंत्रता है कहीं पर भी आने जाने का, तो भैया किसी के बेडरूम में घुस जाएंगे, उसका भी तो निजता का अधिकार प्रभावित हो रहा है। आप जब अपने अधिकारों को क्लेम करेंगे, तो अगर आपका अधिकार दूसरे व्यक्ति के अधिकार को प्रभावित कर रहा है, तो उस तरह से जो है आप कहेंगे कि मुझे भारत के किसी भी स्थान पर आने जाने या भ्रमण करने का अधिकार है, तो अनुच्छेद 13 कहेगा आ जाइए, अल्पीकरण होता है, आपका अधिकार उनके अधिकार को प्रभावित कर रहा है। आप कहेंगे मुझे भ्रमण करने का मतलब कि कहीं पर प्राइवेट स्थान है जहाँ पर आपका किसी व्यक्ति का निजी स्थान है, आपको जाने का अधिकार नहीं है, या फिर कोई संस्थान है जहाँ पर आपको जाने का अधिकार नहीं, परीक्षा चल रही है, आप बोले मेरा मूल अधिकार है मैं जाकर सेंटर में घूमूंगा, सरकार का ये सरकारी संपत्ति है, मैं यहाँ पर आकर के गाने बजाऊंगा एग्जाम हॉल में, बोले भैया ऐसा नहीं है। अनुच्छेद 13 में अल्पीकरण के बारे में चर्चा की गई है। तथा जो भी विधियां संसद बना रही है या विधानमंडल बना रही है, जो भी ऐसी राज्यपाल बना रहे हैं, उन विधियों को भी कट किया जा सकता है, यहाँ से उनके बारे में चर्चा है। इसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अब हमारा अनुच्छेद 12 और 13 में परिभाषा और अल्पीकरण आपने जाना, यहाँ से संबंधित प्रश्न तो बहुत ही कम मात्रा में आते हैं, 13 से कभी कभी प्रश्न आते हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, राइट टू इक्वलिटी जो है समानता का अधिकार, इसको आप समझेंगे कि किस प्रकार से जो है समानता के अधिकार के बारे में बात की गई है। यहाँ पर इसको थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18। जब यहाँ पर आते हैं तो पहला आपका जो है आर्टिकल 14 आता है, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 क्या है इसको समझिए जरा सा। फिर से वही हम आपके सामने एक इमेज लाने का प्रयास किए हैं कि सभी विधि के समक्ष समानता, अर्थात कानून के नज़र में, विधि के नज़र में जो है सभी समान है, किसी के साथ कोई भी भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया है। यह ब्रिटेन से लिया गया है, ये वाला प्रश्न कई बार पूछा गया है। अनुच्छेद 14 समानता ब्रिटेन से लिया गया है, इस चीज़ को आप नोट करेंगे या ध्यान देंगे जो है कि किस प्रकार से यह लिया गया है, तथा कानून के समक्ष संरक्षण की व्यवस्था जो है ये किस प्रकार से लागू की गई है, यह आपको आर्टिकल 14 से संबंधित प्रश्न कई बार आता है, इसको आप ध्यान देंगे। अर्थात इसमें आप ध्यान देंगे न्यायालय में, मान के चलिए कि सुप्रीम कोर्ट है
या हाई कोर्ट है या फिर लोअर कोर्ट, कोई भी कोर्ट है, यहाँ पर कोई जाति धर्म लिंग देख करके किसी के साथ फैसले नहीं किए जाएंगे। अर्थात किसी व्यक्ति को ऐसा नहीं कि कोई बड़े जाति का है या कोई छोटे जाति का है, कोई गरीब है या अमीर है तो किसी को किसी अपराध में छूट दिया जा रहा है और किसी को किसी अपराध के लिए फांसी दे दी जा रही है। नहीं, मतलब कहने का ये है कि ये विधि के समक्ष यानी कानून की नज़र में सब बराबर है। महिला पुरुष, गरीब अमीर, दलित, एससी एसटी ओबीसी, जनरल या कोई भी गरीब अमीर, सभी तरह के लोग जो है कानून के समक्ष समान हैं। आर्टिकल 14। कुछ अपवाद भी इसमें होते हैं जो हम आपको आगे बताने का प्रयास करेंगे, जैसे राष्ट्रपति वगैरह। आप जानते हैं, पढ़ा होगा आपने कई बार कि राष्ट्रपति अगर अपने पद पर हैं तो उन पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, या राज्यपाल अपने पद पर हैं। इसके अपवाद भी ये लोग आते हैं। तो ये भी प्रश्न में आपके पूछता है कई बार कि राष्ट्रपति या राज्यपाल से संबंधित कि ये लोग जब अपने पद पर हैं तो ये जो है विधि के समक्ष समानता का जो है एक कह लीजिए कि उल्लंघन कह लीजिए, अपवाद कह लीजिए कि राज्यपति यानी राज्यपाल जिनको कहते हैं कि जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल, इन लोगों के खिलाफ कोई प्रेसिडेंट हमारे या गवर्नर, इनके खिलाफ कोई मुकदमा, लेकिन हाँ ये जब हटेंगे अपने पद से तो तुरंत इनके ऊपर मुकदमा या अभियोग लाया जा सकता है। चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों, हम अपने अगले अनुच्छेद की तरफ चलते हैं। अगला हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है जो समानता के अनुच्छेद की एक जान कह लीजिए, ये मूल अनुच्छेद है, आर्टिकल 15। इससे संबंधित एक मूवी भी आयुष्मान खुराना की आई थी, आप कभी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा और अच्छे से। किसी के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ जन्म, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पर अपने से एक शब्द जोड़ा हुआ है, सार्वजनिक। किसी भी व्यक्ति के साथ जन्म, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसको जरा समझने का प्रयास करेंगे कि सार्वजनिक कहने का मतलब कि संविधान आपको अधिकार तो देता है लेकिन आपके अधिकार ठोस होते हैं सार्वजनिक स्थानों पर, यानी कि जो सरकारी जगहें हैं, जैसे सरकारी विद्यालय है, सरकारी आवास है, इसको आप समझेंगे, सरकारी विद्यालय, सरकारी आवास या सरकारी कोई भी संपत्ति, सरकार का अस्पताल है जो है, जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है वहां पर भेदभाव नहीं। लेकिन प्राइवेट भाई, अब जैसे किसी का घर है या शादी विवाह है या फंक्शन है तो आप वहां पर तो भेदभाव चलता ही है, वो अंडरस्टूड भी है, आपको समझ में आता है। लेकिन किसी के साथ जो है सार्वजनिक स्थान पर जन्म, लिंग, धर्म, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कि आपका जन्म यहाँ नहीं हुआ है, आप यूपी के नहीं हैं, पूरा भारत एक संघ है, आप राजस्थान के हैं तो आपको यहाँ आने जाने का अधिकार नहीं है, या फिर आप महिला हैं तो आपको यह काम करने का अधिकार नहीं है, या फिर आपका धर्म हिंदू या मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन है। इसमें आप सबको समझेंगे कि अगर आपका धर्म अलग है तो आपको यह नौकरी करने का अधिकार नहीं है, या फिर आपको यहाँ इस विद्यालय में प्रवेश लेने का अधिकार नहीं है, उसमें भी आपको कोई भेदभाव नहीं किया गया है। लिंग में भी आपने देखा कि महिला पुरुष सब बराबर हैं। जन्म स्थान पर भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 15 में बताया गया है। सभी लोग, एक इमेज आपके सामने हम लाने का प्रयास कर रहे हैं कि गोरे काले, देखिए किस तरह से सभी लोग जो है एक समान है। ये नहीं कि आप गरीबी अमीरी, जन्म, लिंग, स्थान के आधार पर भेदभाव करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है जो है, इसको समझेंगे। इसके बाद हम अपने अगले अनुच्छेद की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 16, यह भी एक जो है समानता के अधिकार के अनुच्छेद की जान बन जाता है दोस्तों। इसके बारे में समझेंगे। सरकारी नौकरी या पद में समानता, जो भी गवर्नमेंट जॉब निकलेगी, अब गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म आता है, आप देखते हैं कि जो भी गवर्नमेंट जॉब निकलेगी, गवर्नमेंट जॉब में सबके लिए इसमें समान अवसर की बात करते हैं, समान अवसर की बात करते हैं कि सबको बराबर फॉर्म भरने का, ओपन भर्ती, सबको फॉर्म, सभी फॉर्म को भरेंगे और सभी लोग जो है परीक्षा में बैठेंगे। इसको आप समझेंगे। ये आता है समानता, सरकारी नौकरी में समानता। थोड़ा सा यहाँ पर अपवाद आ जाता है कि कुछ पिछड़े वर्गों में कुछ ऐसे वर्ग जो पीछे है, जो सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से पीछे रह गए हैं, मूल धारा से नहीं जुड़ पाए हैं, तो हमारे संविधान निर्माताओं की एक जो है उद्देश्य रहा है, आर्थिक रूप से या तो कह लीजिए सामाजिक रूप से पीछे रह गए हैं, इनको संविधान के मूल धारा से जोड़ने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जो इसका अपवाद बन जाता है। हालांकि यहाँ पर ऐसा इसलिए किया गया है ताकि भारत में एक इक्वलिटी स्थापित की जाए,
गरीबी अमीरी की खाई जो है उसको पाटा जा सके, सभी लोगों के पास कम से कम इतना धन हो कि वह खाने के लिए भूखमरी से न मरे, इतना रहने का जो है आवास हो कि वे, हम कह रहे हैं बंगलो नहीं तो कम से कम इतना ऐसी छत हो कि वह बारिश से न भीगे, धूप से न मरे या फिर तूफान से न, इस तरह की चीज़ों को एक इक्वलाइज करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ये काफ़ी विवादित टॉपिक है, इसकी आलोचना भी होती है, किंतु अगर आप अच्छे से अध्ययन करेंगे, चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे, तो आपको लगेगा कोई जंगलों में जीवन बिता रहा है, यानी एसटी की बात करते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब, एसटी की बात कर लीजिए चाहे एससी की बात कर लीजिए, कोई जंगलों में जीवन बिता रहा है या फिर कोई बिना अच्छी शिक्षा के, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के रह रहा है, उसे अगर मुख्य धारा से जोड़ना है तो हमें कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। स्पेशल ट्रीटमेंट उसका हो जाता है आरक्षण के माध्यम से। अगर वह एक बार मुख्य धारा से जुड़ गया तो जो है हमारे देश का विकास होगा और सभी के अंदर समानता आएगी। आर्टिकल 16। लेकिन फिलहाल आप इसको इतना समझेंगे कि अनुच्छेद 16 क्या कहता है कि सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने की बात करता है, इसको ध्यान देंगे। अगले अनुच्छेद की तरफ चलते हैं, अनुच्छेद 17। एक तस्वीर आपके सामने आई होगी, काफ़ी भयावह दृश्य आपको दिख रहा होगा, और इस तरह के अनुच्छेद तो हालांकि भारत जैसे देश में आप समझ सकते हैं, इसमें बहुत आपको बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अस्पृश्यता या छुआछूत बहुत ही कठोर, आप समझ लीजिए कि एक तरह से जो है सामाजिक बुराई है, ऐसी सामाजिक बुराई जिसको ख़त्म करने का प्रयास तो किया गया, किंतु अभी तक भी यह पूर्ण रूप से, कह लीजिए भले हम आज मॉडर्न हो गए हैं, लेकिन यह पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई। इसको समझेंगे। छुआछूत का अंत, अनुच्छेद 17 कहता है कि छुआछूत करने वाले, यानी छुआछूत का पालन करने वाले जो भी व्यक्ति छुआछूत के नियम को कह रहा है कि हम छुआछूत मानते हैं, या फिर जो भी इसको बढ़ावा देता है, ऐसे व्यक्ति के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। इसे निषेध किया गया है कि छुआछूत हमारे यहाँ निषेध है। कोई किसी के साथ इस तरह से भेदभाव नहीं करेगा कि आपने हमें छू दिया तो हम अपवित्र हो गए। इस तरह से गले में हांडी और इस तरह से जो है पीछे झाड़ू बांध करके, यह हमारे यहाँ के जो है एसटी, एससी या ओबीसी, इस समाज की यह आप तस्वीर आपके सामने मैं रख रहा हूँ। इसको आप अपने से मूल्यांकन करिएगा कि क्या यह तस्वीर, क्या जो है कि यह रिलीवेंट है या फिर हमारे समाज के लिए आवश्यक है। आज भी राजस्थान में, बिहार में किसी को जो है दूल्हा बन कर के, आप समझिए कि दूल्हा बनकर घोड़ी चढ़ने पर किसी को पीट पीट कर मार दिया जाता है। किसी को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है कि वह मटके से पानी पी लेता है। आप समझेंगे कि केवल मटके से पानी पी लेने के लिए किसी को मार दिया जाता है। बालक को पीट पीट कर हत्या की जाती है विद्यालय में। आपने देखा होगा खबर जो है, इसमें बहुत हम जाने का प्रयास नहीं करेंगे क्योंकि हमारा उद्देश्य एग्जाम पॉइंट है। तो एग्जाम पॉइंट से 17 से प्रश्न आता है अस्पृश्यता और छुआछूत के अंत के बारे में, आप इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद अनुच्छेद 18 हमारा आ जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, उपाधियों का अंत। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो बहुत सारी उपाधियाँ, राजा, महाराजा, राजाधिराज, तमाम ऐसी उपाधियाँ थीं राजा रजवाड़ों के पास। उन सभी उपाधियों का एक साथ अंत किया गया, किंतु शिक्षा, सुरक्षा, भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि में जो है यह कहा गया कि ये उपाधियाँ रहेंगी और बाकी सारी उपाधियों को समाप्त किया जाता है। एक चीज़ और आती है कि अगर विदेशी कोई, आपको विदेशी देश जो है, अगर कोई दूसरा देश यानी विदेश से आपको कोई उपाधि मिलती है या कोई पुरस्कार इस तरह से मिलता है, तो उस उपाधि को आप धारण करेंगे कि नहीं, यह निर्णय हमारे देश के राष्ट्रपति लेंगे। आप राष्ट्रपति से एक परमिशन लेंगे और परमिशन के माध्यम से आपको यह अनुमति मिलेगी कि आप उस उपाधि को धारण करेंगे कि नहीं। अनुच्छेद 18 को आप समझेंगे दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है, हमारी क्लास आपको समझ में आ रही है, क्या हमारे द्वारा बताए जा रहे हैं अनुच्छेद आपको परीक्षा उपयोगी लग रहे हैं, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें दें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर अधिक से अधिक विद्यार्थियों के पास, ऐसे विद्यार्थी जो पॉलिटी की पेड क्लास लेकर के भी समझने में असमर्थ हैं, यूट्यूब पर आप देख रहे हैं कि 10 मिनट के कंटेंट को बताने के लिए आपका घंटों समय लिया जाता है, दिन भर उसी पर चिल्लाए पड़े हैं, लेकिन आपके पास एक्चुअल डेटा नहीं पहुंच पा रहा है। तो इस स्थिति में क्या यह आपके लिए कारगर हो रहा है, हमें बताने का प्रयास करें, अपने दोस्तों के साथ हमारी क्लास को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों अगली क्लास में हम आपके लिए लेकर आएंगे स्वतंत्रता का अधिकार, कि किस तरह से राइट टू फ्रीडम है
अनुच्छेद 19 से 22 को हम कवर करेंगे, जिसमें हम आपको कितने प्रकार की स्वतंत्रता है इसके बारे में बताएंगे। जय हिंद दोस्तों, पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए, एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। अंत में एक लाइन आपके लिए बोलना चाहूँगा, अगर आप अब तक क्लास के साथ जुड़े हैं तो एक दिन में सफलता नहीं मिलती है, किंतु एक दिन अवश्य मिलती है।